खाने में क्या सिखाना है अपना? ओके लिसन, कल अपन कहाँ पहुंचे थे? इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन कर लिया। अब लिखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका एक और नाम है गैलीलियोज लॉ। गैलीलियो साइंटिस्ट था ना, गैलीलियो, गैलीलियोज लॉ। गैली, GALI, गैलीलियो, GALI, गैलीलियो नहीं है, गैलीलियो है। गैलीलियोज लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सब एक ही चीज है। क्या कहता है ये लॉ? अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट either stationary or moving. The body remains in the same state either stationary or moving, either stationary or moving until and unless a force is applied on the body, until and unless a force is applied on the body, until and unless a force is applied on the body. हाँ जी बच्चे, किसको चोट ज्यादा लगी? किसको चोट ज्यादा लगी? साइंस के स्टूडेंटों पूछा करो सर किसके बने हुए हैं ये? दोनों सेम मटेरियल के? पूछो पूछो सर, दोनों सेम मटेरियल के? पूछो। हाँ, दोनों पत्थर हैं। अब बताओ किससे चोट ज्यादा लगेगी? रिदम को। क्यों? अच्छा, दोनों में से किसको रोकने में फोर्स ज्यादा लगेगी? किसको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी? रिदम को। निशान को फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? कम, क्योंकि छोटा पीस है ना। ये नीचे आए जा रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये नीचे आए जा रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ आ रही है बच्चे? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो जैसे इसमें तुमने बॉडी का साइज देख के पता लगा लिया कि फोर्स किसमें ज्यादा लगेगी, वैसे ही मुझे बताओ अगर कोई बॉडी इनर्शिया पे है, इनर्शिया मतलब चल रही है तो चलती जा रही है, रुकी है तो रुकी हुई है, तो किस में फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी? भारी बॉडी में, हल्की बॉडी में? मान लो ये पंखा, मान लो एक ट्रक है ना, ट्रक पूरी स्पीड में 60 की स्पीड पे चला और आपने ट्रक को क्या कर दिया? बंद कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। ट्रक अपने आप रुझान पे चल ही जा रहा है, अपने आप चले जा रहे हैं विदाउट एनी फोर्स। और उसकी जगह अगर बाइसाइकिल होती, पूरी स्पीड में करते, आप बाइसाइकिल को भी उतनी स्पीड पे करके छोड़ देते, किसको रोकना मुश्किल था? ट्रक को या बाइसाइकिल? ट्रक को। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या है? ज्यादा। तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिस पे इनर्शिया डिपेंड करता है, वो है बॉडी का मास, वो है बॉडी का मास। ठीक है? मास की रेशियो है 5:2, तो इनर्शिया की रेशियो क्या होगी? ओ बेटा, उसकी आंख में मार रहा है तुम बार बार। उसकी क्या होगी रेशियो? मास की रेशियो है 5:2, इनर्शिया की रेशियो क्या होगी? 5:2। मास की रेशियो है 1:2, इनर्शिया की रेशियो क्या होगी? 1:2। जो उसकी मास की रेशियो वही उसकी इनर्शिया। वेलोसिटी वगैरह से अपने को एक बार कोई लेना देना नहीं। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए मेरे को। ठीक है? तो ये अपना हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगला टॉपिक लिखो, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, मोमेंटम मीन्स मोशन। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, it is the product of mass and velocity. It is the product of
product of mass and velocity. It is the product of mass and velocity. Full stop. एक और definition लिख लूँ. It is the amount of motion of the body. It is the amount of motion of the body. It is the amount of motion of the body. ठीक है, वैसे इसको प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बोलते हैं. यूनिट इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे? स्मॉल p से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? स्मॉल p से. इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. जल्दी से मुझे इसका ऐसा यूनिट बताओ क्या है. कई बार मैं पूछता हूँ यूनिट क्या है, आप p लिख देते हैं. kg मास का है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. स्क्वायर क्यों बोल रहे हो भाई? तो ये क्या होगा? kg मीटर पर सेकंड. ओके अरमान जी, इसका सीजीएस यूनिट बताओ. kg का हो गया ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. बच्चे अच्छा, अमाउंट ऑफ मोशन. एक ट्रक को रोकना आसान है या एक बाइसाइकिल को? फिर उस साइंस के स्टूडेंट मूर्ख सबके सब. मास तो तुम्हें पता है, स्पीड नहीं पूछोगे. हो सकता है ट्रक 1 या 2 की स्पीड से चल रहा हो, बाइसाइकिल चल रही हो 200 की स्पीड से. अच्छा सुनो, एक डंडे को रोकना आसान है या बुलेट को, गोली को? डंडे को रोकना आसान है या गोली को? बुलेट को रोकना आसान है. हाँ है, हाँ हाँ जी बताओ. गोली को रोकना मुश्किल है, क्यों? उसकी स्पीड ज्यादा है. डंडे की स्पीड क्या है? कम. तेरे पढ़ा है कभी? रक्षित का तो तेरे पढ़ा है कभी जो तुझे पता है? इसको पढ़े बेचारे को, इसको पता है कितनी जोर से पढ़ता है. हाँ जी. तो अब तुम उल्टा क्यों हो गए? पहले तो जो चीज़ हल्की थी वो सौखी रुक रही थी, अब जो चीज़ हल्की है वो लेट रुक रही है. ये तो कोई लॉजिक नहीं हो. स्पीड ज़्यादा. मतलब किसी भी चीज़ का जब मोशन मेंशन हो तो आपको उसके बारे में 2 चीज़ें ज़रूर चाहिए. क्या? उसका मास और उसकी स्पीड. कई बार स्पीड सेम होती है तो भारी बॉडी पे फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा. उसका अमाउंट ऑफ मोशन क्या होगा? ज़्यादा. कई बार चीज़ हल्की होती है लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको आपको रोकने के लिए फोर्स क्या चाहिए होती है? ज़्यादा. ऋतिक रोशन. क्रिश 1 था 2 था? 1 था. ओके ठीक है. सुनो बच्चे ध्यान से. तो किसी भी मोशन को मेंशन करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए. एक है मास, एक है वेलोसिटी. एक है वेलोसिटी या स्पीड जो. ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? इसीलिए लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. अब अगला मेरा टॉपिक है वो है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम. चेंज को याद है आप किससे रिप्रेजेंट करते थे? ट्रायंगल से. बताओ भाई, एक ट्रक है, उसका मोमेंटम चेंज करना है तो क्या चेंज करूं मैं उसका? 2 है मेरे पास ऑप्शन, मास एंड वेलोसिटी. एक ट्रक है, उसका कुछ मोमेंटम है, मुझे उसका मोमेंटम चेंज करना है. मैं उसका क्या चेंज करूं? चलो स्पीड तो फाइनल हो गए सब. स्पीड चेंज कर सकते हैं, है ना? हो गया. 1 सेकंड लगेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं. क्या ट्रक का मास चेंज कर सकते हैं? मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. मास चेंज नहीं होगा. रक्षित भाग रहा है ना, 1 क्विंटल की बॉडी भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है. इसका मोमेंटम चेंज करना है तो क्या करें? स्पीड क्या कर दे? कम कर दे. स्पीड क्या करें? ज़्यादा कर दे. हम इसका मास कम ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज मास इज ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है. हाँ वो अलग चीज़ है, ट्रक में वेट ज़्यादा कर दिया कम कर दिया, वो बात नहीं करें. हम नॉर्मल एक ट्रक की बात. तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है मास चेंज नहीं होगा. सिर्फ कौन चेंज होगा बेटा? सिर्फ कौन चेंज होगा? स्पीड या फिर कौन? वेलोसिटी. स्पीड या फिर कौन? वेलोसिटी.
इसका मतलब अगर डेल्टा पी लिखो आप तो इसका मतलब होता है m इंटू डेल्टा क्या होगा बच्चे v। किसी को याद है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी U। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत? इस पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब मोमेंटम चेंज होता है तो क्या चेंज होता है? स्पीड, वेलोसिटी। वेलोसिटी बोले तो बेटर है, ठीक है? स्पीड वाला मत बोला तो क्या बोलो? वेलोसिटी। अच्छा, लीनियर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, वेक्टर? वेक्टर, क्योंकि जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए वैसे ही तुम्हें लीनियर मोमेंटम की भी क्या होती है? डायरेक्शन। चलो छोड़ो, वेक्टर है ये, ठीक है? लिख लो। ठीक है, पढ़ ले बेटा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? ओके। अब एक स्पेशल केस है इसका। कौन सा केस है इसका बच्चे? स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या कहता है? देखो मुझे बताओ, लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, इससे तेज कौन होता है? कहती जीता। इससे तेज किसी की स्पीड नहीं होती। तो आप दौड़ सकते हो इससे तेज? नहीं। पक्का? क्या इलेक्ट्रॉन इससे तेज नहीं होते? इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? इससे तेज गाड़ी चला सकता है कोई? सागर की रोटी नहीं चलाती। नहीं नहीं निशांत, बोलो यार जल्दी बताओ, इससे तेज कोई चीज हो सकती है? नहीं। दुनिया में सबसे तेज जो स्पीड बनी है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर कोई चीज इस स्पीड से चल रही है, अगर कोई चीज इस स्पीड से चल रही है बच्चे, तो उसका जो मास है वो क्या हो सकता है? वो चेंज हो सकता है। एक इक्वेशन होती है E = mc²। आगे डिटेलिंग करेंगे, अभी यार इतना अपने पास थोड़ा टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ इतना भी के लिए समझेंगे। अगर कोई लाइट की स्पीड से चलने लग जाए तो उसका मास एनर्जी में या एनर्जी मास में चेंज हो सकता है। ठीक है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसको कुछ ऐसे ले सकता है कि जब लाइट चल रही थी सूरज से तो उसमें हो सकता है मास हो, वो इतनी स्पीड से चल रही है तो आते आते उसका सारा मास किस में चेंज हो गया? एनर्जी में चेंज हो गया। तो मतलब बॉडी का मास चेंज हो सकता है। समझ आ गई बच्चे? सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, अगर बॉडी लाइट की स्पीड से चल रही है तो उसका मास चेंज हो सकता है। अगर v जो है आपकी वो नियरली इक्वल हो जाए किसके? c के। नियरली किसके इक्वल हो जाए? c के। कॉन्करेंसी वगैरह पढ़ रहे हो ना? ये सिंबल सा होता है, सिमिलर हो जाए, सेम ना हो, लगभग सिमिलर हो जाए। अब मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? m भी चेंज होगा और v भी चेंज होगी। ये स्पेशल केस है। नॉर्मली तो m चेंज नहीं होता, लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है तो उसका मास भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है? इज इट क्लियर? समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा इसे हम ठीक कर लेते हैं। अगर v की वैल्यू है c से कम तो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा बाहर, p की वैल्यू mv, तो ये डेल्टा m के आगे नहीं आएगा, ये सिर्फ किसके आगे आएगा? v के, बिकॉज मास इज। लेकिन अगर v इक्वल टू c है या नियरली इक्वल टू c है तो डेल्टा p दोबारा क्या होगा? डेल्टा mv। लेकिन अब क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा m इंटू डेल्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक केस पे क्वेश्चन आना ही आना।
ठीक है। अब देखो, मैंने अभी बात की थी कि जैसे जैसे बच्चे किसी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे उसका मास भी थोड़ा थोड़ा क्या करने लग जाता है, इंक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, देखो मास एनर्जी में चेंज हो सकता है, एनर्जी किस में चेंज हो सकती है, मास। तो जब कोई बॉडी लाइट की स्पीड से चल रही है तो उसकी जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, मास में। वो मैंने लाइट वाला तुम्हें सिर्फ याद करने के लिए बोला था, है ना, मैं थोड़ा सा ही बस याद रखने के लिए कि मास चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी इसकी ज़्यादा अपन ने डिटेलिंग नहीं कर। क्लियर है बच्चे इतनी बात? ओके, मतलब ये चीज़ तो आप दोनों के लिए लिख सकते हो, है ना, लेकिन इसके लिए मास के आगे डेल्टा साइन अंश जी नहीं लगाना, क्योंकि अगर वेलोसिटी कम है बॉडी की, इसका मतलब वो क्या है, मास इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, क्लियर कर दो इसे। चलो, डेल्टा पी नॉर्मली क्या होता है, एम डेल्टा वी। डेल्टा पी क्या होता है बच्चे, एम बोला वी माइनस यू। दोनों को अगर मैं टी से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी। कुछ चेंजेस कर सकता हूं, v माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है, m इंटू a, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। से कोई चीज डिवाइड होती है तो उसको क्या बोलते हो, रेट ऑफ। ठीक है, एक बार ये कॉपी कर लो, फिर आप सेकंड लॉ भी लिख लो। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ या सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। the rate of change in momentum, the rate of change in momentum, the rate of change in momentum। इसको मैंने सही बोला है, जो भी अभी बोला है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सही बोला है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the force applied. The rate of change in momentum is directly proportional to the force applied. Is directly proportional to the force applied, and the change takes place, and the change takes place in the direction of force. And the change takes place in the direction of force. And the change takes place in the direction of force. ठीक है बच्चे, मतलब ये लॉ क्या कहता है, आप बताओ, F is directly proportional to क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तुम्हें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू बोलो, m डेल्टा v अपॉन t। f प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा v को क्या लिख सकते हैं, v माइनस u अपॉन t। f को क्या लिख सकता हूं मैं, m इंटू a। अब इधर आ जाओ, f प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। पहले सुन लो, टाइम दे दूंगा। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करूं, इक्वल टू, और क्या लगा दूं, एक कांस्टेंट m इंटू a। तो f इक्वल्स टू m इंटू a, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये है इसका, देखो देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ, mathematical expression for second law। तो
फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे? Mass into acceleration. F फादर है इक्वल टू मास, F इक्वल्स टू इनटू, बाकी पुराने तो याद है, Yes. V इक्वल्स टू U plus 80. S इक्वल्स टू UD plus half 80 square. V स्क्वायर इक्वल्स टू U square plus 2AS. मैडम बोल रहा है आज नहीं ना, बोलो फिर, बोला करो यार, जब कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना बोला करो। चलो F इक्वल्स टू M इंटू A, विनीत M क्या रहता है हमेशा, Constant. तो F प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एक्सेलरेशन के, यस या नो, सही है, गलत तो नहीं है? हाँ जी बच्चे, अगर मास कांस्टेंट है तो F किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक्सेलरेशन के, और F इक्वल्स टू M इंटू A है, अगर A कांस्टेंट है तो F किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास के, यस और नो? जब वो दो पत्थर ऊपर आ रहे थे तो एक्सेलरेशन दोनों केसेस में क्या थी, सेम, ये भी 9.8 ये भी 9.8, अच्छा भारी वाला पहले आएगा हल्के वाला, दोनों सेम, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, सेम, लेकिन फोर्स किस पे ज्यादा लग रही है, रिदम पे, क्यों, क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा, उसका मास क्या है, ज्यादा। समझ आ रही बच्चे की नहीं बात? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, इसके ग्राफ बना दो यार एक बार, ये ध्यान रखना, इधर लेना है फोर्स, इधर लेनी है एक्सेलरेशन, ध्यान रखना, ये गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, नाम नंबर काट लेंगे इसके, समझ आ गई? ठीक है, जितनी फोर्स ज्यादा लगाओगे उतनी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा, ठीक है, जितनी फोर्स ज्यादा उतनी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा। मास क्या है बच्चे इसमें, दूसरा ग्राफ किसका बनेगा, मास का और फोर्स का, क्योंकि फोर्स बढ़ने से मास नहीं बढ़ता है, समझ आ गई, समझ आ गई? अगर मैं किसी पे फोर्स ज्यादा लगा दूंगा तो क्या उसका मास ज्यादा हो जाएगा, नहीं, लेकिन अगर उसका मास ज्यादा है तो मुझे फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा, समझ आ गई? ये कह रहा है कि फोर्स बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ गई, समझ आ गई? फोर्स बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ गई, पता है, जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे बॉडी की स्पीड उतनी क्या करेगी, ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन ये क्या कह रहा है, मास बढ़ने से फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ने से मास नहीं बढ़ेगा, ठीक है? यहां पे क्या कांस्टेंट है बच्चे, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। चलो अब कोई बच्चा मुझे मास और एक्सेलरेशन का ग्राफ बताओ, फोर्स कांस्टेंट है, क्या होगा, A, तो 1 अपॉन मास मतलब क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, मास, फोर्स अगर कांस्टेंट है, ठीक है? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैं सेम फोर्स से धक्का मारता हूं कन्वर को, और उसी फोर्स से मैं धक्का मारता हूं शुभम को, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, 10 न्यूटन फोर्स दी मैंने कन्वर को, 10 न्यूटन फोर्स दी मैंने शुभम को, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन मतलब किसकी स्पीड ज्यादा होगी, मैंने सेम धक्का ट्रक को दिया, सेम धक्का बाइसिकल को दिया, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, सिंपल सी चीज है, क्लियर है? तो जितना मास बढ़ेगा उतनी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम, तो ये क्या ग्राफ जाएगा, डाउन जाएगा, अगर मेरी फोर्स का है, ये प्लीज ध्यान रखना बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मास जीरो का तो फोर्स भी जीरो है, अगर कोई मास है ही नहीं उसको रोकने चलाने के लिए फोर्स लगानी है, हो गए, आगे बढ़े बेटा, अंश कभी पूछा करो क्वेश्चन, अपने क्लास लगाई थी कल, कुछ नहीं बोला, नहीं बोला, ठीक है, नहीं करो बोला, बोले मैं दोबारा नहीं देख रहा।
क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, चलो। अच्छा एक मुझे बात बताओ, पहले लॉ ने क्या फोर्स को डिफाइन किया था? पहला लॉ कहता है फोर्स वो है जो इनर्शिया को डिस्टर्ब करता है। पहला लॉ यही कहता है बॉडी वैसी ही रहेगी जब तक उस पर क्या ना लग जाए, फोर्स ना लग जाए। तो पहले लॉ ने फोर्स को क्या किया? डिफाइन किया था। पहला लॉ कहता है फोर्स वो रीजन है ना। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे ज्यादा सही लगूगा भाई, उसमें तो दिख ही नहीं रहा कुछ, दिख रहा है उसमें? अब मैं यहाँ खड़ा हूँ है ना, और हार्दिक ने मुझे धक्का दिया और मैं इधर हो गया, तो आप उस धक्के को क्या मानोगे? फोर्स। तो फोर्स को तो डिफाइन कर दिया ना हमने, कौन से लॉ में? पहले लॉ में। तो दूसरा लॉ क्या कह रहा है? आपने बोल दिया उसने। फोर्स के बारे में क्या बता रहा है दूसरा? पहला लॉ बच्चे जो आपका फर्स्ट लॉ है, ये फोर्स को क्या करता है? डिफाइन करता है। और जो सेकंड लॉ है, ये फोर्स की क्या बताता है आपको? क्या बताता है आपको? क्वांटिटी। क्योंकि यहां पे आपको फोर्स का क्या मिल गया? फॉर्मूला। अगर कोई पूछ रहे हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, तो आप कौन सा लॉ लगाओगे? सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू m इंटू ए। और अगर कोई पूछ रहे व्हाट इज फोर्स, तो कौन सा लॉ लगेगा? फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ लगेगा? फर्स्ट लॉ। थर्ड लॉ बताएगा फोर्स कहां लगती है और कहां नहीं लगती। ठीक है, ये से लिख लेंगे, एक तो लेफ्ट हैंड एक तो राइट, ये से लिए अलग बात है। क्लियर है बच्चे? जासमीन जी क्लियर है? प्रतिष्ठा जी क्लियर है? ठीक है, समझ आ गई। लीनियर मोमेंटम इज m into v, फोर्सेस m into a। बोलो लीनियर मोमेंटम इज m into v। दोबारा लीनियर मोमेंटम M into V। और फोर्स पैरवी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम यू तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल मोमेंटम सही बता रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम कोई बताए? m into u। फाइनल मोमेंटम M into v। चेंज इन मोमेंटम m v माइनस, चाहे तो m v माइनस m u कर लो, चाहे m v माइनस s कर लो, एक ही बात। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इनिशियल मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। बॉडी पहले 10 पे थी, फिर 20 हो गई, तो पहला हो गया mu, दूसरा हो गया m। दोनों का डिफरेंस हो गया m v माइनस u। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आपके पास एक बॉडी है, इसकी स्पीड थी 20, इसकी स्पीड हो गई 20 से 50। सेम बॉडी है आपके पास, इसकी स्पीड थी 20 और इसकी स्पीड हो गई मान लो 30। ऋतिक, फोर्स कहां पे ज्यादा लगी है? केस ए में या केस बी में? सेम बॉडी, सेम फोर्स ही लगी है दोनों में। तो दो बॉडीज है, एक जैसी है, एक रिद्धि है, एक रिद्धि की बिल्कुल कॉपी है, दोनों पे मैंने सेम फोर्स लगाई। तो ये कैसे हुआ कि ये 50 हो गई और ये 30 हो गई? किस पे ज्यादा फोर्स लगी है? बॉडी सेम है, ऐश्वी बताओ किस पे ज्यादा फोर्स लगी? क्या रे बोलो, क्वेश्चन समझ आ गया? दो सेम बॉडीज हैं, दोनों पे आपने कुछ फोर्स लगाई, पता नहीं कितनी, किस पे कितनी लगाई, बराबर है लगाई, अलग अलग लगाई, वो तुम्हारी चॉइस है। एक की स्पीड बढ़ गई 50, एक की बढ़ी 30, तुम्हारे हिसाब से किस पे ज्यादा फोर्स लगी? कॉमन सेंस यार भाई। 20 से 50 हो गई, कितनी बढ़ गई स्पीड? 30। यहाँ स्पीड सिर्फ कितनी बढ़ी है? तो ऑब्वियसली ये चेंज क्या है? ज्यादा। चेंज बढ़ा है तो फोर्स भी क्या लगी है? ज्यादा। तो हो गया ना प्रूफ कि जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना ही क्या अप्लाई ज्यादा होगी? फोर्स ज्यादा। अच्छा मान लो इसकी स्पीड आ जाए 0 और इसकी स्पीड हो गई 10, अब बताओ किस पे फोर्स ज्यादा लगी? बहुत समझदार हो, क्योंकि यहाँ कितनी फोर्स कम हुई है? वेलोसिटी कितनी कम हुई है? 10। यहाँ वेलोसिटी कितनी कम हो गई? 20। अभी भी फोर्स किसमें ज्यादा लगी है? ए में ज्यादा। चेंज किसमें बड़ा है ये बताओ? ए तो 20 से 0 हो गया, आपने रोक लिया। दूसरा 20 से सिर्फ कितना हुआ? 10 हुआ। तो चाहे मोमेंटम बढ़े चाहे मोमेंटम कम हो, हम किसको देखेंगे? चेंज को देखेंगे। हम मोमेंटम नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? चेंज। तब एक लास्ट क्वेश्चन है, एक बॉडी है जिसका मोमेंटम है ये, यूनिट नाम को समझ आओगे अपने आप? Yes.
और इसका मोमेंटम हो गया, दूसरी बॉडी है जिसका मोमेंटम है ये और उसका मोमेंटम हो गया ये। बताओ फोर्स किसमें ज्यादा लगे? ए में, बी में? बी। प्रतिष्ठा ए, बी। जोर से बोलो, मेरे तक आवाज आनी चाहिए। किसमें ज्यादा लगेगी? बी में लगेगी। क्यों लगेगी निशान बी में? ये तो 100 है, ये 10,000 है, ये 20 है, ये 9999। हाँ, इसमें चेंज कितने का है? 1 का। इसमें चेंज कितने का? 80 का। तो ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? चेंज। परमीत क्लियर है बच्चे? अरमान, मैटर क्या करता है अध्ययन जी? चेंज कितना हुआ। तो फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, but it is directly proportional to change in momentum. Force is directly proportional to change in momentum. Change in momentum. ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, लिखो आगे, impulse of force. Impulse of force. Impulse of force. Impulse of force. The force acting for a small duration of time. The force acting for a small duration of time, but produces a large effect on momentum. 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 ठीक, समझ आ गई बात? नहीं पल्ले पड़ी कुछ? ओके, क्रिकेट कौन खेलता है तुमसे? प्रॉपर खेलता हूँ। आता है क्रिकेट खेलना? चलो खड़े हो जाओ। बॉल है, कुछ कमाल है। हाँ जी, क्या है ये? बॉल है, ठीक है। इमेजिन करो, ये बॉल है, हम देवम की तरफ ये बॉल फेंकेंगे एंड विल सी हाउ यू कैच द बॉल। ये ज्यादा एटीट्यूड सा नहीं दिखा रहा, ऐसे बोल के ऐसे कर रहा है बार बार, है ना? ले भाई, हद हो गई यार, ऐसे क्यों कर रहा है ये बार बार? फिर वही, ऐसे नहीं करना है। जब भी क्रिकेटर बॉल कैच करता है, बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा है, ध्यान से सुनो, बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा है। हाथ पे आके एकदम से लगेगी और एकदम से रुकेगी, है ना? आप मान लो ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी को टाइम मिलता है ना यार थोड़ा। बॉल क्या आई और स्ट्राइक की, एकदम से मोमेंटम क्या हो गया बॉल का? एकदम से मोमेंटम क्या हो गया बॉल का? जीरो, क्योंकि मास जीरो हो गया? नहीं, क्या जीरो हो गया? वेलोसिटी जीरो हो गई। बॉल आ रही थी 40, 50, 60 की स्पीड से और एकदम हाथ पे लगते ही मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। तो इसको क्या बोलोगे? फोर्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? इंपल्स ऑफ फोर्स या इंपल्स फोर्स। सुन लो, समझ आ गई इंपल्स फोर्स? समझ आ गई? मान लो मेरे पास एक ग्लास है ना, और मैंने उसे ड्रॉप कर दिया, ग्राउंड पे जाके लगेगी। क्या टाइम मिला ग्लास को अपनी वेलोसिटी कम करने का? पूरी वेलोसिटी से खुश जा रही, एकदम से टकराव। दो गाड़ियां प्रॉपर बढ़िया स्पीड से जा रही है, एकदम से कोलाइड कर गई, तो उसको फोर्स का ही कौन सा पार्ट बोलोगे? इंपल्स फोर्स। क्या बोलोगे? इंपल्स फोर्स। क्या बोलोगे बच्चे?
इम्पल्स फोर्स। क्या बोलोगे? इम्पल्स फोर्स, या बोलोगे इम्पल्स ऑफ फोर्स। क्या बोलोगे? इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो लिख लो, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इम्पल्स ऑफ फोर्स मींस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और F इंटू टी किसके बराबर होता है पता है तुम्हें? वेरी गुड, चेंज इन, इधर ले गए। तो मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है वही इम्पल्स है, और वो सब कुछ वो सारा मिक्सअप है ना, कोई चक्कर नहीं। ओके सुन, फोर्स इनटू टाइम ये है आपके पास, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं किसी चीज को रोकने के लिए ज्यादा टाइम लगाऊं तो मुझे फोर्स उतनी ही लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी? एक कॉमन सी बात है, देवम को जब भी मैंने ये बॉल शार्पनर फेंका, देवम ने हमेशा इसको ऐसे पकड़ा है ना, हमेशा इसको क्या पकड़ा है? ऐसे पकड़ा है। जो क्रिकेट नहीं खेलता ना उसकी तरफ मैं शार्पनर फेंकता, कौन नहीं खेलता क्रिकेट? सच में, जो बिल्कुल ही नहीं खेलता क्रिकेट है। चलो अब सेजल से एग्जांपल लेते हैं। सेजल खड़े होना बच्चे, कैच करना है इसको, ठीक है? सेजल कैच करना है इसे, ठीक है? कैच करना है इसे, ठीक है? ये बेइज्जती कर दी, दोबारा कैच कर। क्या किया इसने? देखा ये, चाहे कैच कर ले, अगर भारी चीज होती तो क्या होता? जब ऐसे करती तो क्या होता? नीचे गिर जाता। मतलब इसने जो फोर्स लगाई उसका टाइम क्या रखा सीजर ने? बहुत कम। क्या रखा? बहुत कम। तो इसके हाथ पे फोर्स क्या लगेगी? बहुत ज्यादा। लेकिन अगर ये कैच ऐसे लिया जाए तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 कुछ सेकंड्स लगे ना, 5 तो ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 कुछ सेकंड्स लगे, तो जितनी फोर्स इसको रोकने के लिए चाहिए थी वो फोर्स 5 सेकंड में क्या हो गई? डिवाइड हो गई। मान लो 100 न्यूटन चाहिए था तो अब 100 नहीं लगानी, हर सेकंड कितनी कितनी लगानी है? 20 20 20 20। समझ आ गई बच्चे बात? इज इट क्लियर? चलो, मेरे हाथ से जब ग्लास गिरा, फर्श पे गिरा, टूट गया, क्योंकि एक ही सेकंड में सारी फोर्स लग गई। लेकिन अगर यहाँ पे मैट होता या कोई सॉफ्ट गद्दा होता तो ग्लास गद्दे पे स्लो मोशन सोचो, ऐसे होती ना, तो मतलब उसे बिल्कुल सारी फोर्स लगाने के लिए क्या मिल गया? उसे ज्यादा टाइम मिल गया। क्या मिल गया उसे? ज्यादा टाइम मिल गया। क्या मिल गया उसे? ज्यादा टाइम मिल गया। तो उसे फोर्स क्या लगानी पड़ी? कम फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? टूटेगा नहीं। अच्छा, लॉन्ग जंप मारते हुए देखा किसी को? स्कूल में भी करवाते होंगे तुमसे या करवाएंगे। मिट्टी पे छलांग लगवाते हैं, हार्ड सरफेस पे नहीं लगवाते। या तुमने हाई जंप देखा होगा, पोल वॉल्ट देखा होगा, एक डंडा से लेके भाग के आके रो, बेहुदा सा होता है ना स्पोर्ट्स में, भाई क्या पड़ी यार इतने ऊपर जाकर उससे गिरने की। लेकिन वो गिरता किस पे है? गद्दे पे गिरता है ना। बॉक्सिंग रिंग वगैरह क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। क्यों? ताकि जब तुम गिरो तो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो क्या हो जाए? ज्यादा। तो जो फोर्स लग रही है तुम पे वो क्या हो? कम। वो क्या हो? समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? बोन पे जहाँ पे मसल कम है वहाँ जोर से लगते ही हड्डी टूट जाती है ना। बैक बोन बड़ी रिस्की है। क्यों रिस्की है? मसल नहीं है, जो भी मारेंगे वो सीधा कहाँ लगेगा? बैक बोन पे लगेगा, है ना। लेकिन अब अपना पेट हो गया, मुंह हो गया, अब थप्पड़ मुंह पे क्यों मारते हैं? पता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, तो फोर्स क्या अप्लाई होगी? कम होगी। यही चीज पीठ पे पड़ते ही एकदम से तसल्ली सी हो जाती है ना, चिंगारी से निकलती। क्यों होता है ये सब? बिकॉज टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या है? समझ रहे हो? देखो, फोर्स इनटू टाइम की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। अगर टाइम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली फोर्स को क्या होना पड़ेगा? कम। क्यों? दोबारा देखो, इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स और टाइम क्या हो गए बच्चे? इनवर्सली। क्या हो गए? इनवर्सली। तो व्हाई डिड देवम पुल्ड हिज हैंड बैकवर्ड? टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इंपैक्ट सो दैट द फोर्स अप्लाइड डिक्रीजेस। लिख लो बच्चे, रीजन लिख लो। अ क्रिकेटर pulls his hand backwards
pulls his hand backwards, pulls his hand backwards, so as to increase the time of impact. बेटी वो सॉस तो लगी रहेगी बच्चे नीचे, सॉस लगता है ऐसे फूल तो किया ना, पीछे भी लगी हुई है, एडी पे भी है ना। हाँ जी, so as to increase the time of impact, hence the resistive force on his hand, by the ball decreases, causing lesser injuries. इसमें inertia मत लिखना, causing lesser injuries. Hence the force on his hand decreases, causing lesser injuries. तो जब भी बच्चे क्रिकेटर को कैच लेना सिखाया जाता है, जब भी एक बास्केटबॉल इसको फुटबॉल प्लेयर को जो गोलकीपर होता है उसको बॉल कैच करना सिखाया जाता है, तो हमेशा बोला जाता है कि हाथ पीछे लाओ। तुमने बहुत बार देखा होगा क्रिकेटर्स ऐसे कैच लेते हैं, है ना, ये हार्ड हैंड, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए चोट भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, यहाँ लग के बॉल नीचे गिर सकती है, क्योंकि यार चोट लगेगी तो ऑब्वियसली यार आप ह्यूमन नेचर है ये तो, है ना, चोट नहीं लग रही तो आप उसको पकड़ के भी रख सकते हो, लेकिन चोट लगी है तो यार दर्द तो होगा, तो हाथ से स्पिल हो सकता है। समझ आ गई? तो कैच करने के लिए हमेशा हाथ क्या जाने चाहिए, नीचे जाने चाहिए। हर एक का रीजन सेम ही रहेगा, है ना। ग्लास वेसल हार्ड ग्राउंड पे टूट क्यों जाता है? बिकॉज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज लेस, फोर्स अप्लाइड इज मोर। सॉफ्ट पे रखोगे तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज मोर, फोर्स अप्लाइड इज लेस। कुछ और है? अ पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर, ज्यादा चोट लगती है, बहुत ज्यादा लगती है बच्चे, है ना। आरसीसी पे कभी गिरे हो? आरसीसी फ्लोर पे कभी गिरे हो? आरसीसी लेंटर वाला होता है जो गलियां बनी हुई है अपनी जैसे, या जो आपके ये रोड बनी हुई है, थोड़ा सा भी गिर जाओ तो यार बहुत ज़्यादा चोट लगती है ना। एक तो वो रफ है सरफेस बहुत ज़्यादा, दूसरा वो सरफेस क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। मिट्टी में गिरो, ग्राउंड में गिरो, कुछ नहीं होता। घास पे कितने गिरते हो तुम लोग, है ना रक्षित, हो ना गिरे हुए? घास पे कितने गिरते हो? अरे मतलब ऐसे घास पे गिरे हुए हो ना कभी? गलत, घास पे गिरे हुए हो ना कभी? चोट कितनी लगती है? बहुत कम। क्रिकेटर्स तुमने देखा है, फुटबॉल प्लेयर देखा है, कैसे? क्यों? क्योंकि जितना वो सरफेस क्या होगा बच्चे, सॉफ्ट होगा, उतनी चोट क्या लगेगी, कम लगेगी भाई, ज्यादा सारे लॉजिक मिलते। हाँ जी बोलो, किसी ने डाउट पूछा? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल्स है कुछ इसी पे बेस्ड है। कल का होमवर्क है बच्चे, 16 न्यूमेरिकल्स है, ये करके 78। सिंपल है, F इक्वल्स टू m इंटू ए। अपना एक फोर्स का यूनिट रह गया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। वो कल डिटेलिंग में करेंगे आप। पेज नंबर 78 पे 12 न्यूमेरिकल्स है, ये करके आओगे।